नमस्कार एवरीवन। आप देख रहे हैं टॉपर स्टॉक और आज हमारे साथ चंदन जोशी हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 में रैंक 27 हासिल करी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम चंदन टू टॉपर स्टॉक एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू डियर। Thank you very much, sir. It's an honor to be here. सो चंदन की थोड़ी मैं ब्रीफ हिस्ट्री आप लोगों को बता दूं। इन्होंने जीबी पंत यूनिवर्सिटी इन एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से 2020 में बीटेक किया है। उसके बाद इन्होंने मेडिजी के टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और रिसेंटली रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज भी इन्होंने ऑनलाइन मोड में अटेंड किया है। साथ ही साथ ये अभी कार्यरत हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में। तो चंदन, जैसा मैं आपका रिकॉर्ड बैकग्राउंड देख पा रहा हूँ, ये आपका थर्ड इंटरव्यू था इंजीनियरिंग सर्विसेज में। 2022 और 2021 में ऑलरेडी आप इंटरव्यू के स्टेज तक पहुंच चुके थे। तो Yes, sir. सबसे पहले हम अपनी वार्तालाप को यहीं से शुरुआत करते हैं। 2021 और 2022 में आपके अकॉर्डिंग क्या कमी रह गई जिस वजह से आप वहां पर इंटरव्यू तक जाकर रह गए, और इस साल आपने उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट्स किए अपनी तरफ से? तो अपनी इस थोड़ा जर्नी के बारे में बताएं कि धीरे धीरे करके आपने क्या इम्प्रूवमेंट्स किए दैट दिस ईयर इट हैज बिकम वेरी फ्रूटफुल, यू हैव गॉट रैंक 27। Yes, sir. सर मेरी इंजीनियरिंग सर्विसेज की जर्नी फाइनल ईयर में स्टार्ट हो गई थी। मैंने फाइनल ईयर में सर प्रीलिम्स दिया तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद सर आफ्टर दैट मेरा जब मैं मेरा ड्रॉप ईयर था, मैंने प्रिपरेशन करी तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ही मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी एनएफएल। तो उसके बाद मैंने मेंस दिया जॉब के साथ, थोड़ा प्रिपरेशन इम्पैक्ट हुई उससे। तो सर तो मेरा इंटरव्यू तक पहुंचा पर फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद सर मेरा जॉब में ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो गया, फिर सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट में भी मैं फाइनली क्लियर नहीं कर पाया। और सर मैंने जब अपने आप को एनालाइज किया तो मेरा जो मैंने मार्क्स भी देखे और जो खुद से भी जब एग्जाम देने आप बैठते हो सर एक फीलिंग आ जाती है कि कहाँ आखिर गलती हुई है। मेरे हमेशा प्रीलिम्स में कट ऑफ से 60-70 मार्क्स ज्यादा आते थे। 2020 में मेरे 72 मार्क्स आई थिंक ज्यादा थे कट ऑफ से। तो लेकिन मेंस में मेरे मार्क्स मतलब जो एवरेज मार्क्स होंगे शायद उससे भी कम थे। तो मुझे प्रॉब्लम अपनी समझ में आ गई थी। तो मैंने सर अपना मेंस पे फोकस किया। और सर एक बात मैं जो कहना चाहता हूँ सब्जेक्टिव एग्जाम्स के बारे में, वहां सर एक्चुअल एग्जाम ही मेंस है। प्रीलिम्स और इंटरव्यू ये आपके हाथ में ज्यादा नहीं है, मेंस लेकिन आपके हाथ में है। वहां इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो सर मैंने मेंस को अपना फोकस बनाया और मैंने जैसे मेडिसी टेस्ट सीरीज फर्स्ट टाइम मैंने अपने इस अटेम्प्ट में दी थी, आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज। और कन्वेंशनल कोर्स आपका जो है वो भी मैं ज्वाइन करना चाहता था, इट वाज अ विश। बट मैं जैसे जॉब में हूँ तो ये जॉब बहुत हेक्टिक जॉब है सर। पीएसयूज वैसे कहा जाता है कि बहुत आराम की नौकरी, लेकिन इट्स नॉट द फैक्ट फॉर मैकेनिकल पीपल स्पेशली। वर्कलोड इज वेरी हाई सर। तो सर ये पॉसिबल हो नहीं पाया कि मैं ज्वाइन कर पाऊँ, लेकिन हाँ टेस्ट सीरीज मैंने अटेम्प्ट किया कि मैं करूँगा, वो भी मैं पूरा नहीं कर पाया सर, फुल लेंथ में नहीं दे पाया था। सब्जेक्ट वाइज किए पर वहां से ही मैंने इंप्रूव करने की कोशिश करी और फाइनली इस बार मुझे ऐसी उम्मीद है कि मेंस में ज्यादा मार्क्स होंगे। प्री और इंटरव्यू में मुझे लगता है रफली पिछले बार के बराबर ही मार्क्स होंगे मेरे। ओके, राइट चंदन। कन्वेंशनल डेफिनेटली इज द डिसाइडिंग फैक्टर, बिकॉज 600 मार्क्स का वो जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वो अपने आप में ही एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप उसके अंदर किस तरीके से परफॉर्म करते हो। तो आपने जैसा बताया कि टेस्ट सीरीज में से आपको काफी ज्यादा, तो टेस्ट सीरीज में आपकी राइटिंग स्पीड और इन सब चीजों पे आपने कैसे काम किया, अपनी एक्यूरेसी पे टेस्ट सीरीज ने आपको कैसे मदद करी इन सब चीजों को ओवरकम करने में? थोड़ा उसके बारे में बताओ। यस सर। सर टेस्ट सीरीज जो है वो हमको हमारी स्ट्रेंथ भी बताता है और हमारी वीकनेस भी। तो सर मुझे जो अपनी स्ट्रेंथ लगी, मेरा कभी भी कोई ऐसा कमेंट नहीं आया किसी भी ऐसे सर का कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो खराब है। मेरा क्योंकि सर प्रेजेंटेशन काफी अच्छा रहता था कि स्टेप बाय स्टेप पहले जो गिवन डेटा है उसको आप लिख रहे हैं, फिर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज कर रहे हैं, मतलब कहीं भी मैं स्किप नहीं करता था कोई भी चीज। तो स्टेप बाय स्टेप ही सब चीज होता था, डायग्राम्स होते थे जहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, थ्योरेटिकल आंसर्स में पॉइंट वाइज। और वो सारी चीजें मुझ में थी। पर मेरा सर प्रैक्टिस जो थी, प्रैक्टिस मेरी बहुत कम थी। लिखने की नहीं, प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। बिकॉज सर मेंस टू क्लियर मेंस यू हैव टू बी वेरी गुड एट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स एंड दैट टू एट वेरी गुड स्पीड।
तो वो मेरा कहीं ना कहीं लैग करता था, तो मेरी गलती ये रहती थी कि एग्जाम मेरा छूटता था हमेशा। तो ये मेरी मिस्टेक मुझे टेस्ट सीरीज से पता लगी। फाइनल एग्जाम भी हालांकि सर मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा हुआ, वहां भी मैं मेरा छूटा है, पर डेफिनेटली मैंने इम्प्रूव किया है टेस्ट सीरीज से, क्योंकि एक जो मुझे फीडबैक जो प्राप्त हुआ टेस्ट सीरीज से सर, वो बहुत वैल्यूएबल था। बिना टेस्ट सीरीज के हो सकता है कि मैं अच्छा परफॉर्म ना कर पाता। राइट चंदन, एक्चुअली टेस्ट सीरीज का मेन मकसद ये होता है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो या कहाँ मिस्टेक्स हैं, उसको इवैल्यूएट करके उसको इम्प्रूव करना ही टेस्ट सीरीज का मेन मकसद है। वंडरफुल। तो आपने जैसा कहा कि एनएफएल के साथ, जॉब के साथ आपने प्रिपेयर किया, तो जॉब के साथ प्रिपेयर करने में क्या क्या कठिनाई आई और आपने इस चीज को मैनेज कैसे किया? बिकॉज जॉब जैसे जैसे नंबर, ऑलमोस्ट आपका 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है एनएफएल के अंदर, तो यस। जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन जॉब में बढ़ता चला जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाती हैं। तो जी सर। आपने जॉब के साथ दोनों और प्रिपरेशन को, ये इसको मैनेज कैसे किया टाइम को? उसके बारे में थोड़ा बताओ, आपकी दिनचर्या क्या रहती थी, या आपने किस तरीके से शेड्यूलिंग करी, क्या प्लानिंग करी, उसके बारे में बताइए। यस सर। सर मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल सर मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे जॉब छोड़नी तो नहीं, प्रिपरेशन करनी है, जॉब के साथ करनी है और निकालना भी है। ये भी दिमाग में था कि जॉब छोड़ के मैं करने वाला नहीं हूँ। तो मेरा ये था सर, गिवन रिसोर्सेज में मुझे मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। तो मेरे पास सर अगर दिन के 3 घंटे या 4 घंटे हैं, तो मैं उसका कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ, कैसे मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट्स या उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ, मैंने वो चीज़ की। दूसरा सर, अब जॉब की अगर बात करें तो सर हमारा ये है कि जाने का टाइम फिक्स है कि सुबह 8 बजे आपको पहुंचना है पहुंचना है। आने का फिक्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वैसे ऑफिशियली वो 5 5 PM है, पर सर मोस्टली वो नहीं हो पाता है। आज भी मैं हम्म। आ पाया क्योंकि आज मेरा इतना इंपॉर्टेंट सेशन था, ठीक है, लेकिन तो अगर जाने का टाइम फिक्स है, आने का फिक्स नहीं है, तो क्यों ना जाने से पहले का टाइम यूज किया जाए। तो जाने का अगर मेरा 8 बजे फिक्स था, तो मैंने सर सुबह मैं बहुत पहले उठता था। 5 5 AM में मैं मैक्सिमम में उठ जाता था। तो अगर 5 से 6 अगर फ्रेशन अप होना उस पर लगाया जाए, तो 6 से लगभग 7:30, 1.5 घंटा मैं निकाल लेता। 7:30 से फिर तैयार होके नाश्ता करके फिर मैं निकल जाता। तो सर उसके बाद फिर शाम को अगर कभी लेट आए, तो फिर उसका कंपेंसेट तब करता था जब मैं टाइम से 5 5:30 पे आ रहा हूँ, तो उस दिन कंपेंसेट उसका किया। और दूसरा सर ये है कि यहाँ पे वीकेंड का ऐसा है कि सैटरडे को भी फुल टाइम जॉब होती है, मतलब 5 PM तक। ओके। और संडे एक मात्र ऑफ होता है, तो सर संडे का यूटिलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट था। संडेज को मैंने काफी यूज किया। और सर इसके अलावा प्री से पहले मैंने 2 3 दिन की लीव ली, बहुत ज्यादा नहीं मिलती थी, लेकिन 2 3 दिन मैंने फिर भी लड़ झगड़ के मैंने ले ली। और सर यही थोड़ा बहुत सर करना पड़ता है कि मेन से पहले भी मैंने मतलब एक हफ्ता का मैंने लीव ले लिया था। तो सर जॉब के साथ तो मैनेज करना टफ तो है, लेकिन तो इम्पॉसिबल नहीं है। बेसिकली आपने अपने जॉब के हिसाब से डायनेमिकली अपनी शेड्यूलिंग और प्लान्स बनाए। तो बेसिकली आप लगे रहे, जुझारूपन बहुत ज्यादा जरूरी है। जी और आपके थॉट प्रोसेस से मुझे ये पता चल रहा है कि आप बहुत ही क्लियर, बहुत ही क्लैरिटी आपके दिमाग में कि मुझे जॉब के साथ ही इस चीज को निकालना है। तो ये जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर वट एवर इंटेंशंस यू हैव इन योर माइंड, दैट यस आई हैव टू डू इट विद द जॉब। तो आई मस्ट गिव क्रेडिट टू यू चंदन, एंड उसी का ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिला है कि आप जुझारू तरीके से लगे रहे चीजों में। आप रिवाइज और रिवीजन किस तरीके से करते थे, उसकी प्लानिंग आपने किस तरीके से करी? बिकॉज एक लंबा कोर्स वर्क है, एक ड्यूरेशन है, तो रिवीजन को किस तरीके से आपने कैटर किया? यस सर, सर राइट। सर रिवीजन एक प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सर मेरे हिसाब से प्रिपरेशन के दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। फर्स्ट इज रिवीजन, सेकंड इज प्रैक्टिस। तो सर ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। पढ़ते सब हैं सर, पढ़ना जो है सर, पढ़ाई आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे हिसाब से हो जाती है। उसके बाद अगर आप कर रहे हैं, तो वो फिर रिवीजन और प्रैक्टिस ही उसका मेन है। तो मेरा सर यही रहता था कि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस पेपर्स हैं, मैं उनको सॉल्व करता था। सर जैसे मैं पहले किसी चैप्टर को, पहले अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स हैं, उससे पहले मैंने स्टडी किया। उसके बाद फिर उस चैप्टर के मैंने जो ईएसी के प्रीवियस है वो मैंने सॉल्व किया। एएस के हैं, सिविल सर्विसेज के हैं, वो भी मैंने सॉल्व किए। मैं एक्चुअली सर उसका भी मेंस दे चुका हूँ, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे भी उसकी
थोड़ा बहुत स्टडी किया था कि वहाँ पे कैसा एग्जाम आता है और क्या चीज़ है, तो उसके मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए। सर एक मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं, मेडिसी की जो वर्क बुक्स हैं वो भी मैंने कहीं से अरेंज की थी, मैंने उनको भी थोड़ा बहुत सॉल्व किया। तो सर मतलब सर सब कुछ प्लान्ड वे में किया कि अगर इस वीक का टारगेट ये है, इस मंथ का टारगेट अगर ये सब सब्जेक्ट से तो ये होने चाहिए। अब अगर थोड़ा डेविएशन आता है तो वो, सर अगर आप जॉब में तो डेविएशन आ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ सर हम्म। ब्रेकडाउन काफी होते हैं, तो ब्रेकडाउन अगर आ गया तो इसका मतलब है कि आपका सारा प्लान जो है वो पानी में गया है। लेकिन सर उसको कंपेंसेट करने के लिए फिर आगे आपको एफर्ट डालने होते हैं। तो ये सर रिविजन और प्रैक्टिस। ओके ओके। यस। सो चंदन, लास्ट में जाते जाते आप आने वाले एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? आई ओपन द स्टेज फॉर यू के आप आने वाले एस्पिरेंट्स को कुछ कहना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो। यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो लोग कॉलेज में हैं तो पहले उनके लिए कहना चाहूंगा। जो लोग सर कॉलेज में हैं उनको सर कॉलेज की जो स्टडीज है ना, कई बार ऐसा होता है कि वो लोग उस पर ध्यान ना दे करके वो सोचते हैं कि जब यहाँ से निकल जाएंगे तब ध्यान देंगे या तब तैयारी करेंगे, या फिर वो सोचते हैं कि नहीं नहीं कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है वो सब बेकार है। सर ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से कॉलेज में अगर आप अच्छे से अगर अटेंटिव हैं, अगर पूरा ध्यान दे रहे हैं वहां पे, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी है तो सर आगे आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं चीजें क्रैक करने में। जैसे सर मुझे जैसे एनएफएल में आने में ज्यादा टाइम लगा नहीं, क्योंकि कॉलेज से मेरा बेस क्लियर था, थोड़ा प्रैक्टिस और थोड़ा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्पेसिफिक जो थोड़ा स्टडी रहती है वो मुझे करनी रहती है। तो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स अभी से प्रिपेयर स्पेसिफिकली ना करें, कॉलेज के सब्जेक्ट्स को पहले प्रायोरिटी दें। उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम आपका पास आ रहा है, फाइनल ईयर में अगर आ रहा है ठीक है, तो वहां पे आप थोड़ा स्पेसिफिक एग्जाम के स्पेसिफिक पढ़ सकते हैं। कोचिंग आपको उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते वो तो आप कॉलेज लाइफ में भी वो चीजें फॉलो कर सकते हो, कर उन सकते चीजों को। तो यस। बेसिकली सारा का सारा लेना देना टाइम का है, कि अगर आपने कॉलेज लाइफ में ही अगर अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, कुछ अच्छे सोर्सेज को फॉलो कर रखा है, तो यस। इट इज समथिंग लाइक कि कॉलेज के बाद आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि पढ़ना तो वही चीजें हैं, सारी की बिल्कुल। सारा कोर्स कंटेंट वही है। तो बेसिकली आपका टाइम रिड्यूस हो जाता है, प्रिपरेशन का स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। आप काफी यस। रिलैक्स्ड में मैनर में पेपर को अप्रोच कर सकते हो। तो राइट सर। वंडरफुल चंदन, एट लास्ट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड योर फैमिली। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर दिस वंडरफुल फीट, एंड गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें जीवन में, और थैंक यू सर। बेहतर से बेहतर करते रहें। गॉड ब्लेस थैंक यू यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।